10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आप जानते हैं कि आज हम इतिहास शुरू करने वाले हैं, हिस्ट्री। ये है हिस्ट्री, और हिस्ट्री को जब तक स्टोरी के माध्यम से न पढ़ा जाए तब तक इतिहास का कोई मतलब नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये खुद ही कहता है कि हाय प्लस स्टोरी। ये भैया इसका संधि विच्छेद कर दीजिए आप। हाय प्लस स्टोरी, और स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी। और हाय तो आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे करते रहते हैं। तो इसलिए इतिहास कहता है कि जब तक हमको कहानी के माध्यम से नहीं बताएंगे तब तक इतिहास याद होने वाला नहीं है। और इतिहास की कोई भी टॉपिक यदि आप उठाते हैं तो जब तक उसको चीर फाड़ कर रख न दीजिए तब तक पढ़ने का मजा ही क्या है। तो आइए हम लोग इतिहास की शुरुआत करते हैं, मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करते हैं, जिसमें से हमने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिया है। अर्थात मैं काफ़ी दिन के बाद जो है कि आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूं, तो इसलिए हम लोगों की एक स्टार्टिंग मानी जाएगी। जो 3 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है वह आपको वीडियो अवेलेबल है, आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग जो है अरबों के आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण और मोहम्मद गोरी का आक्रमण, इन 3 आक्रमण को पढ़ चुके हैं। और जब पढ़ चुके हैं तो उसके बाद शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। क्या शुरू होता है? दिल्ली सल्तनत। एक चीज ध्यान दीजिए इसमें आप, बहुत सारे लोग तो इतिहास से इसलिए डरते हैं कि उसमें इतनी डेट है, कौन मध्यकालीन में आएगा, कौन आधुनिक में आएगा, कौन प्राचीन भारत में आएगा, कौन राजा कब आया, वो जान ही नहीं पाते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको कि किसी चीज को जानने के लिए इतिहास में डेट जरूरी होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए, अगर हमने कह दिया दिल्ली सल्तनत के किसी शासक का नाम बताइए, तो दिल्ली सल्तनत निर्धारित है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक निर्धारित है। इस बीच में किसी भी शासक में का अगर आप नाम लेंगे जिसने दिल्ली पर शासन किया है तो वह दिल्ली सल्तनत के शासकों में आएगा, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, और सबसे लास्ट में आएगा इब्राहिम लोदी। कहने का मतलब इब्राहिम लोदी के बाद फिर से आपकी मुगल डायनेस्टी अर्थात मुगल साम्राज्य शुरू हो गया। तो इतिहास में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि पूछता किसी मुगल शासक का नाम बताइए तो आप किसी मुगल का बता दीजिए 1526 के बाद और 1857 के अंदर। बस आपको ध्यान देना है कि मुगल का नाम पूछेगा तो बहादुर शाह जफर का भी नाम लेंगे आप, वो भी मुगल बादशाह था, जो सबसे अंतिम बादशाह था। अगर आप जो है कि बाबर का लेंगे, अकबर का लेंगे, शाहजहां, औरंगजेब, किसी का नाम लेंगे, सब क्या है? मुगल बादशाह हैं। लेकिन जानकारी के लिए बताएं कि जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें सिर्फ औरंगजेब तक ही रखा गया है, 1707 तक। उसके बाद जो आते हैं मुगल बादशाह, उनको उत्तरवर्ती मुगल बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग पहले टॉपिक पर आते हैं। दिल्ली सल्तनत में हमको शुरू करना है क्या? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया है। पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, पांचवा है लोदी वंश। यह देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि दिल्ली सल्तनत में सिर्फ और सिर्फ 5 वंश ने ही शासन किया है। अब यहां ध्यान दीजिएगा,
कि इस 5 वंशों का टाइम पीरियड में आपको हिंट कर दे रहा हूं। 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश है, 1290 से लेकर के 1316 तक खिलजी वंश है, और 1316 से लेकर के 1414 तक क्या है, सॉरी मैं थोड़ा यहां पे हल्का सा मिस्टेक कर दिया। ये जो है कि 1206 से लेकर के 1290 है, और ये 1290 से लेकर के 1320 है, और 1320 से 1414 है, और ये 1414 से 1451 है, और यह 1451 से 1526 है। मैंने यहां 16 बोल दिया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां 16 बोल दिया था, तो 16 का मतलब ये अलाउद्दीन का शासन खत्म होता है 16 में, उसके बाद जो है मुबारक खिलजी आता है और वो जो है 20 शासन करता है। तो यहां गलती से निकल गया था मुंह से, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये इसका टाइम पीरियड है। अब इसको जानने के लिए हमें सिर्फ डेट याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा आप, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, कह देगा कि इन सभी राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक क्वेश्चन आप यहां से उठाइए, क्या कहेंगे आप, एक छोटी सी ट्रिक है जिसका नाम है गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। इसका मतलब गु से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सा से हो गया सैयद वंश, और लो से हो गया लोदी वंश। तो जब भी दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों का क्रम इधर उधर कर दे और आपसे पूछे कि भाई इसको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप तुरंत कहिए भाई गुलाब खिलेगा तो सांस लेंगे। इसका मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश एक क्रम से हो गया। तो इसलिए यहां से क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं गुलाम वंश पर। यहां ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग की टॉपिक है गुलाम वंश, इस गुलाम वंश में कुल 11 शासकों ने शासन किया है। एकदम आराम से मजे में समझिए, यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, हम आपका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप पढ़ें और आपको समझ में ना आए। आइए, मैंने कहा कि गुलाम वंश में कुल 11 शासकों ने शासन किया है। हम आपको 11 शासक के बारे में बताएंगे, लेकिन इसमें जो प्रमुख शासक है कौन कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। 3 शासकों का नाम प्रमुख है। बाकी जो है शासक जो 11 हैं, 11 का हम डिटेल करेंगे और वो भी डेट वाइज करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं गुलाम वंश की। इस गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मामलूक वंश। एकदम आराम से पढ़िए। इसको दास वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दास वंश कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो मामलूक शब्द है, क्या है, मामलूक शब्द, इसको किसने दिया, तो इतिहासकार हबीबुल्लाह ने दिया। किसने दिया, इतिहासकार हबीबुल्लाह ने दिया। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक बहुत ही मजेदार है, एकदम मजा आ जाएगा। गुलाम वंश में क्या बताया हमने आपको कि गुलाम वंश में कुल 11 शासकों ने शासन किया है। गुलाम वंश को किस नाम से जानते हैं, तो गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, मामलूक वंश के नाम से जानते हैं, दास वंश के नाम से जानते हैं, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, इसमें जो मामलूक शब्द है इसको इतिहासकार हबीबुल्लाह ने दिया है। इसने कहा कि कोई भी व्यक्ति गुलाम तब माना जाता है जब उसकी एक पहले की पीढ़ी भी गुलाम हो। अर्थात अगर आप ऐबक को गुलाम बता रहे हैं तो इसका मतलब कि ऐबक का माता पिता भी गुलाम हो, उसे हम गुलाम कहते हैं, ऐसा हबीबुल्लाह ने कहा। तो कहा कि जबकि ऐबक ऐसा नहीं है तो इसलिए उसको गुलाम वंश का शासक कहना गलत होगा उसके साथ। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसने मामलूक शब्द को ठीक है यहां पर इस्तेमाल कर दिया, इसे मामलूक वंश भी कहा जाने लगा। और रियलिटी ये भी है कि इल्तुतमिश हो, गयासुद्दीन बलबन हो और कुतुबुद्दीन ऐबक हो, ये तीनों स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान थे। अब थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक की बायोग्राफी जान लेते हैं, क्योंकि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी को न धारण किया हो, लेकिन
संस्थापक उसका कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। लेकिन अगर कभी आपसे गलती से पूछ ले कि इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक में अगर नाम आएगा तो आप नाम लीजिएगा इल्तुतमिश का, जो इसका दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग ऐबक की शुरुआत करते हैं, तो थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऐबक कौन था और किस तरह से गद्दी को पाया। तो ऐबक नामक एक तुर्क जनजात से संबंधित था। एकदम कहानी सुनिए नॉर्मल तरीके से। ऐबक नामक एक तुर्क जनजात से संबंधित था। इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। कहां हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में यह अपने परिवार से बिछड़ गया। क्या हुआ? बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गया और एक व्यापारी के हाथ लग गया। व्यापारी ने इसे उठाकर निसापुर के बाजार में बेच दिया। जब निसापुर के बाजार में बेच दिया तो उस समय इसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी ने खरीद लिया। लिखने का प्रयास मत करिए, सिर्फ सुनिए। मैं आपको नाम लिख दूंगा, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी, अब्दुल अजीज कोफी। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि ऐबक बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गया और एक व्यापारी के हाथ लग गया। व्यापारी ने इसे उठाकर निसापुर के बाजार में बेच दिया और जब निसापुर के बाजार में बेच दिया तो इसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी ने खरीद लिया। काजी बहुत ही दयालु व्यक्ति था। वह अपने घर लाया ऐबक को और अपने बेटे की तरह उसकी परवरिश की। उसे धनुर्विद्या, घुड़सवारी, उस समय की जो भी कलाएं थी सारी कलाओं में निपुण करा दिया। ऐबक बचपन से प्रतिभा का इतना धनी था कि उसने कुरान के पाठों को कंठस्थ कर लिया, जिसके बाद उसे कुरान खां का नाम दिया गया। क्या कहा जाने लगा उसे? कुरान खां। अब ऐबक को कुरान खां के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन जैसे ही काजी मरा, इसके बेटों ने इसे दोबारा बेच दिया और जब दोबारा बेच दिया तो इसे खरीदा कौन? इल्तुतमिश ने खरीदा। कौन खरीदा? इल्तुतमिश ने खरीदा इसे। और तो इसे मोहम्मद गोरी ने खरीदा। कौन खरीदा? मोहम्मद गोरी ने खरीदा। ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश तो खुद ही ऑलरेडी ऐबक का ही गुलाम था और ऐबक ने उसे खरीदा था। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि जब दोबारा काजी के बेटों ने उसको बेचा तो उसको जो है मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। और जब मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया तो गोरी उसकी योग्यता से बहुत प्रसन्न हुआ और जब बहुत प्रसन्न हुआ तो उसे सबसे पहले अमीर ए आखूर का पद दिया। क्या दिया? अमीर ए आखूर का पद दिया। अमीर ए आखूर का पद दिया। ये है अमीर ए आखूर। क्या मतलब था इसका? अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला का प्रधान। ध्यान दीजिएगा, अश्वशाला का प्रधान अर्थात जहां घोड़े रहते हैं उसका मुखिया था ये। और अमीर ए आखूर उस समय एक महत्वपूर्ण पद था। अब ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे गोरी के सामने ऐबक ने अपनी योग्यता को सिद्ध करता रहा हो और अंत में गोरी का इतना प्रिय बन गया कि गोरी ने उसे अपना सेनापति बना दिया। और जब सेनापति बना दिया तो यहां ध्यान रखिएगा, उससे पहले भी मोहम्मद गोरी के पास एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। अब एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, दूसरे सेनापति जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी हो गए। अब मोहम्मद गोरी का लगाव ऐबक की तरफ ज्यादा था और जब ज्यादा था तो आप जानते हैं कि अगर दो लोग समान पद पर रहेंगे और मालिक एक की तरफ विशेष ध्यान देगा और एक की तरफ थोड़ा कम ध्यान देगा तो उसको ऐसा महसूस होगा कि उसको ज्यादा मान रहे हैं और हमको कम मान रहे हैं। और यही प्रक्रिया जो है
खिलजी और जो है ऐबक के बीच हुई। गोरी इस बात को तुरंत समझ गया और किया क्या उसने कि कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को बिहार का एरिया सौंप दिया। और जब बिहार का एरिया सौंप दिया कि बिहार का सूबेदार बनाकर उसको बिहार भेज दिया, और जब बिहार भेज दिया तो उसने क्या किया, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। अक्सर बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आता रहता है कि बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो आप कहेंगे बख्तियार खिलजी। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप कहेंगे बख्तियार खिलजी। दो क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ऐबक पर। ऐबक जो है अपने गोरी के साथ, अपने स्वामी के साथ यह कई युद्धों में भाग लेता रहा। जैसे आप जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध आपको मैंने मोहम्मद गोरी के चैप्टर में बताया है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का सेकंड युद्ध 1192 और चंदावर का युद्ध 1194 में। ये सब की डिटेल मैंने की है और सभी युद्धों में मोहम्मद गोरी के साथ कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था सेनापति के रूप में। इसलिए जब वह वापस आने लगा, ध्यान दीजिएगा, जब गोरी वापस आ रहा था 1206 में, तो दमयक नामक स्थान पर खोखरों ने उसकी हत्या कर दी थी। और जब खोखरों ने उसकी हत्या कर दी थी तो एक बात का ध्यान रखिएगा, गोरी शासक कहां का था, गजनी प्रांत का था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जब उसका सबसे करीबी था तो सोचा कि हमारे स्वामी जो है हमें अपने जीते हुए प्रदेशों को यहां सौंप कर गए हैं। जब वो वापस लौट रहा था तो अपने जीते हुए प्रदेशों का इक्तेदार बना करके कुतुबुद्दीन ऐबक को वहीं छोड़ आया था और रास्ते में दमयक नामक स्थान पर उसकी हत्या हो गई और गोरी मर गया। और जब मर गया तो उसने क्या किया कि हमारे स्वामी तो शासक कहां के थे, गजनी के। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी पर धावा बोल दिया। और जब गजनी पर धावा बोल दिया तो क्या हुआ रिजल्ट, वहां के लोकल शासकों ने जनता के बीच में भ्रम फैला दिया कि मोहम्मद गोरी का एक नौकर आ रहा है और जो आपका मालिक बनना चाहेगा। तो क्या आप लोगों को यही पसंद है कि एक नौकर आकर के और आपका मालिक बन जाए? तो जनता ने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर आप लोग को क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। जैसे ही ये महोदय वहां पहुंचे, जोरदार इनका विरोध हुआ। विरोध के बावजूद कुतुबुद्दीन ऐबक 15 दिन तक वहां टिका रहा। 15 दिन तक टिकने से के बाद भी ऐबक ने कुछ नहीं कर पाए। और जब ऐबक कुछ नहीं कर पाए तो इनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि भाई डूबते को तिनके का सहारा। खाली हाथ जब इनको वापस आना पड़ा तभी इनको लाहौर से एक पत्र मिला। और उस पत्र में क्या लिखा था, पत्र में लिखा था कि लाहौर की जनता ये चाहती है कि आप लाहौर आकर के शासन करिए। भाई डूबते को तिनके का सहारा पत्र पाकर के गोरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर पहुंचा और लाहौर पहुंचकर अपना राज्याभिषेक करा लिया। जब राज्याभिषेक करा लिया तो उसके बाद वह लाहौर जब सिंहासन पर बैठा तो उसने सुल्तान की पदवी को धारण नहीं किया, बल्कि कौन सी उपाधि धारण किया, मलिक ए सिपह सलार की पदवी को धारण किया। ध्यान दीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो सुल्तान के नाम में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं आएगा क्योंकि उसने सुल्तान की पदवी को धारण नहीं किया है। क्या धारण किया है, मलिक ए सिपह सलार की पदवी को धारण किया था। और उसके बाद अब यहां जब लाहौर में शिफ्ट हो गया तो इसने अपने परिवार की खोज कर ली। और जब परिवार की खोज कर ली तो परिवार की खोज करने के बाद यह आगे बढ़ा। और जब आगे बढ़ा तो ध्यान दीजिएगा, यह दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा। यहां से आपको हिंट कर रहे हैं भाई दिल्ली है, इसको समझिए आप दिल्ली। अब दिल्ली पर टारगेट करने वाला है। अब यहां की तरफ बढ़ रहा है आगे। समस्या दो सामने आई, एक गजनी का शासक था और दूसरा सिंध एवं मुल्तान का शासक था। सिंध एवं मुल्तान का शासक यहां कौन था, ताजुद्दीन एल्दौज। और यहां था नसरुद्दीन कुबाचा।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब यह दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगा तो इसके सामने दो समस्या सामने आ गई। पहला, गजनी का जो शासक था ताजुद्दीन एल्दौज, यह समस्या बनकर सामने खड़ा हो गया कि दिल्ली के असली दावेदार तुम नहीं हो, दिल्ली के असली दावेदार हम हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोचा कि एक बार गजनी गए थे और लोगों ने हमें बहिष्कार कर दिया, हमें एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब की बार कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे काम हो जाए। और आप जानते हैं कि किसी को भी परास्त करने का दो तरीका होता है। कौन कौन होता है? एक होता है या तो आप दौड़ा के उसको मार दीजिए, और दूसरा तरीका होता है कि अगर उसमें सक्षम नहीं है तो प्यार से उसको इमोशनल ब्लैकमेल करिए। अगर मान गया तो ठीक है, तो भी आपका काम बन सकता है। काम बनने से मतलब है, ऐबक जो है पहली बार जो है कि आक्रमण करके देख चुका था, कुछ कर नहीं पाया, तो इसलिए अब की बार क्या किया, गजनी के शासक के पास पहुंचा और कहा कि यदि आपकी मेहरबानी होगी तो हम दिल्ली के शासक बन सकते हैं। तो एल्दौज ने कहा कि भैया मेहरबानी तो हमारी होगी, लेकिन इससे हमें प्रॉफिट क्या होगा? पहले के राजा अपना फायदा और नुकसान ज्यादा देखते थे। कहा इससे हमें क्या फायदा होगा? तो ऐबक ने कहा कि आपकी पुत्री से विवाह कर लेंगे। बोला विवाह कर लेंगे? बोला हाँ। तो विवाह करने के बाद यह चीज यहीं पर, इस वीडियो को कुछ टेक्निकल इशू के कारण यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।